everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be continuing with our unit 5 which is through the eyes of travelers. So हमने अपनी लास्ट वीडियोस में चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और हमने अपने बाकी के ट्रैवलर्स के बारे में देखा जो दो ट्रैवलर्स थे, अल बिरूनी और इब्न बतूता। आज की वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम देखने वाले हैं फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। ये ट्रैवलर थे जो मुग़ल टाइम पे इंडिया में आए थे और इनके ट्रैवल अकाउंट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अगर हम इन तीनों ट्रैवलर्स को कंपेयर करें तो रिलेटिवली फ्रांसिस बर्नियर जो है वो काफ़ी बाद में आए थे, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी अलग अलग सोर्सेज है जिनसे हम इनके ट्रैवल अकाउंट्स को रीचेक कर सकते हैं कि क्या जो ये बातें इनमें लिख रहे हैं ये सच में वैसी थी या नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कंटेम्प्रेरी टाइम की काफ़ी सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। तो वो एक फ्रेंच डॉक्टर थे, हिस्टोरियन थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। ये इंडिया में आए थे 1656 में और 1668 तक वो इंडिया में ही रहे। इन्होंने काम करा दारा शिकोह के साथ जो औरंगज़ेब के भाई थे, और दानिश अमन खान के साथ जो मुग़ल एम्पायर में एक नोबल थे। तो इन दोनों लोगों के साथ इन्होंने काम करा। जब दारा शिकोह बीमार हुए थे तो ऐसा बोला जाता है कि फ्रांसिस बर्नियर ने ही इन्हें ट्रीट किया था और इस वजह से दारा शिकोह बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे। तो जब भी दारा शिकोह ट्रैवल करते थे तो मुग़ल आर्मी उनको अकम्पनी करती थी उनकी सेफ्टी के लिए। वो मुग़ल आर्मी के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उनके साथ कारवां जाते थे, मतलब काफ़ी सारे लोग उनके साथ जाते थे मुग़ल आर्मी के जब भी वो ट्रैवल कर रहे थे उनकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि हमने देखा कि पहले रोबर्स का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। अगर आप किसी नई जगह जा रहे हो या जंगल जा रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे डेंजरस चीज़ें हो सकती थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी थी मुग़ल एम्पायर ने। अब हम देखते हैं कि उनका मेथड क्या था जब उनके ट्रैवल राइटिंग में वो किस तरह से लिख रहे हैं। अनलाइक इब्न बतूता, वो क्या कर रहे हैं कि जब भी वो अपनी ट्रैवल राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं तो वो इंडिया और यूरोप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया के किसी भी कल्चर के बारे में अगर वो लिख रहे हैं तो उससे वो यूरोपियन कंट्रीज़ और पर्टिकुलरली फ़्रांस को कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा फ्रांस में क्या होता है। और इससे वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सुपीरियर है इंडिया से। वो इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और इंडिया के कल्चर को कहीं ना कहीं बुरा बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो सही नहीं है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इंडिया से। अब वो लैंड ओनरशिप के बारे में क्या कहते हैं तो फ्रांसिस बर्नियर बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि यूरोप में है। जो सारी प्रॉपर्टी है वो एम्परर के पास ही है, एम्परर ही उनको ओन करते हैं और नोबल्स के पास टेम्पररी राइट्स हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए। और वो बोल रहे हैं कि इस वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब अगर कोई भी लैंड हमारा नहीं है तो कोई भी इंसान उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। उसका जो मेन मकसद होगा वो यही होगा कि वो उससे वो प्रोड्यूस इकट्ठा कर ले और उसको, क्योंकि उससे टैक्स पे करना है तो उसका मेन मोटिव प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं रहेगा, उसको सिर्फ वहाँ पे काम करना है और इसलिए पुअर एग्रीकल्चर हो रहा है वो कह रहे हैं। साथ में ही जो पेजेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। ये सारी चीज़ें फ्रांसिस बर्नियर बोलते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस इस बारे में क्या बोलते हैं तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बर्नियर ने काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेशंस करी गई है अपने काम में। इतनी सारी जो वो इंडिया को काफ़ी सारी क्रिटिक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बर्नियर, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि मुग़ल लैंड सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लैंड सिर्फ एम्परर को ही बिलोंग करती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं कि जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम था। तो अलग अलग नोबल्स थे हमारे पास, उनके पास टैक्स कलेक्टिंग राइट थे और वो लैंड उनको बिलोंग करती थी। उसके साथ में ही डिफरेंट क्लासेस थी, बड़े
बिग पीजेंट्स थे हमारे पास और स्मॉल पीजेंट्स, हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी थी क्लास में भी। और जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लैंड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ऐसे हमें हिस्टोरियंस बता रहे हैं और वो क्रिटिक कर रहे हैं बर्नियर के वर्क को। साथ में ही हम देखते हैं कि बर्नियर सोसाइटी को किस तरह देखते हैं। तो बर्नियर बोलते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ दो ग्रुप हैं, एक है रिच नोबल्स और एक है पुअर पीजेंट्स, और इनमें कोई भी मिडिल क्लास यहाँ पर नहीं है। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इससे डिसएग्री करते हैं, वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे न्यू न्यू ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि मर्चेंट्स हैं, ज़मींदार्स हैं, स्किल्ड आर्टिसंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और ये सब लोग सोसाइटी में जब रहते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सिर्फ दो ही क्लास यहाँ पर है, हमारे पास मिडिल क्लास भी है, क्योंकि हमारे पास नए नए प्रोफेशंस भी हैं। अब बर्नियर टाउन्स के बारे में क्या कहते हैं, तो बर्नियर बोलते हैं जो मुग़ल सिटीज़ हैं उसको वो कैंप टाउन्स से डिस्क्राइब करते हैं। अब कैंप टाउन्स क्या होते हैं, सो बर्नियर बोलते हैं कि ये सिटी सिर्फ इसलिए ग्रो करी है क्योंकि यहाँ पे मुग़ल कोर्ट है और मुग़ल आर्मी है, इसलिए कैंप टाउन्स है, इसके पीछे ग्रो करने का और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन हिस्टोरियंस बताते हैं कि काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी थी जिस वजह से सिटीज़ ग्रो करी थी। सिर्फ आर्मी का वहाँ पर होना या मुग़ल कोर्ट का वहाँ पर होना ही एक रीज़न नहीं था सिटीज़ के ग्रो होने के लिए। और ये डिफरेंट रीज़न्स क्या है, ट्रेडिंग सेंटर्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स, पोर्ट टाउन्स और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ये सारे रीजंस भी हैं जिन वजह से सिटीज़ ग्रो करी थी। सो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो बर्नियर के वर्क को यहाँ पर भी क्रिटिक कर रहे हैं। और हमें हिस्टोरियंस के वर्क से ये पता चल रहा है कि बर्नियर है ना काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेशन कर रहे हैं, और जो उनका पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़, टूवर्ड्स फ्रांस, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो उनकी जो अपनी कंट्री है जो फ्रांस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है इंडिया से या एशियन कंट्रीज से, इसीलिए हमें उनके वर्क में एक बायसनेस दिखती है। अब वो इम्पीरियल कारखानास के बारे में बोल रहे हैं। कारखानास क्या है, कारखाना है वर्कशॉप जहाँ पे अलग अलग काम हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है, आर्टिसंस यहाँ पे डिफरेंट वर्क करते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स बन रही है यहाँ पे, सिल्क मसलिन के वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कारपेट्स और शूज़ यहाँ पे बन रहे हैं। सो कारखानाज में नई नई जो चीज़ें हैं वो बन रही है, तो इससे हमें दिखता है कि काफ़ी सारी डाइवर्सिटी भी है, ये सारा जो सामान है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और उस टाइम पर मुग़ल कोर्ट में काफ़ी सारे अलग अलग प्रोफेशंस भी हैं, हमें उससे ये भी देखने को मिलता है। और क्राफ्ट्समैन शिप भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है मुग़ल एम्पायर के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन क्या है, तो बर्नियर ने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है किस चीज़ के बारे में, सती के बारे में। तो वो सती के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट उन्होंने खुद भी एक सती को विटनेस करा था। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी और उसको दो तीन लोग और एक वुमेन लेके जा रही थी, तो काफ़ी यंग एज में ही पहले शादी हो जाती थी, और जो उनके हस्बैंड, उस लड़की के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई, तो इसीलिए अब उनको भी सती परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसको वो वहाँ पे ले जाकर चिता पर लुटा देते हैं, उनके हाथ और पैर भी बांध देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग के जा ना पाए, और उनको ज़बरदस्ती सती परफॉर्म करना पड़ता है। और ये चीज़ देख के फ्रांसिस बर्नियर को बहुत बुरा लगा था, और वो लिखते हैं कि कुछ सती जो है वो अपनी मर्ज़ी से विमेन परफॉर्म करती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें ये देखने को भी मिलता है कि अनविलिंगली भी उनको सती परफॉर्म करनी पड़ती थी। और इसको काफ़ी ज़्यादा त्योहार की तरह सेलिब्रेट करा जाता था कि अगर कोई वुमेन सती परफॉर्म कर रही है तो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में, हमें ये देखने को भी मिलता है। और उस टाइम पर उनको बांध दिया जाता था ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। अब स्लेवरी के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। इब्न बतूता ने हमें बताया, उनके वर्क से हमें जानने को मिलता है कि जो स्लेव्स हैं वो ख़रीदे और बेचे जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन कल्चर था उस टाइम पर, और उनको गिफ्ट्स के रूप में भी दिया जाता था, साथ में हाउस होल्ड में भी उनका यूज़ होता था। वो फीमेल स्लेव्स के बारे में भी बात करते हैं, उनमें से कुछ डांसर्स थे, कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ इन्फॉर्मेंट्स थे जो हमें जानकारी देते थे, और वो स्पाइस की तरह भी काम करते थे। लेकिन हमने देखा कि वुमेन के बारे में ट्रैवलर्स ने
ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ऑर्डिनरी वुमेन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को नहीं मिलती है। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वुमेंस के रोल को काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दिया गया है। उन्होंने हमें सोसाइटी के बारे में जानकारी दी है, कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है, लेकिन वुमेन के बारे में इन सब ट्रैवल वर्क से हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन मॉडर्न डे हिस्टोरियंस जो है वो बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि वुमेन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। वुमेन हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्पेसेस में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में वो काम करती थी, वो क्राफ्ट्समैनशिप में भी काम करती थी, वो ट्रेड में भी हेल्प करती थी, और इवन लीगल डिस्प्यूट्स में भी वुमेन हमें देखने को मिलती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रैवलर्स ने बेशक वुमेन के रोल को, ऑर्डिनरी वुमेन की लाइफ को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड तक ही लिमिटेड थी। वुमेन हमें अलग अलग स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलती है। और इसी के साथ में ही हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म हो जाता है। और इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि हमें ट्रैवलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू देम इंडियन सोसाइटी कैसी थी, वो कैसे सोसाइटी को परसीव कर रहे हैं। और इससे हमें हेल्प मिलती है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है। सो this is it with the video. Thank you for watching it, and if you like the video, please subscribe and like it. Thank you.